हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे साइंस में हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड। तो आज हम करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो देखो, ग्रंथियाँ है, सबसे पहले हमें ग्रंथियों के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। ग्रंथियों से हमें यह भी पता होना चाहिए क्या निकलता है। तो देखो, ग्रंथियां हैं उनसे याद, एक तो हार्मोन निकलते हैं और क्या निकलता है, एंजाइम। ग्रंथियों से हार्मोन और एंजाइम निकलता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं और कौन सी ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। अब वो ग्रंथियां हैं उनको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक तो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक है हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जिनसे हार्मोन निकलता है उनको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जिनसे एंजाइम निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और ग्रंथियां क्या होती हैं, जिनसे हार्मोन व एंजाइम निकलते हैं। ग्रंथियां वह होती हैं जिनसे हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह होती हैं जिनसे हार्मोन निकलता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनसे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है। अब देखो, हार्मोन है ना, हार्मोन वो क्या करते हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं, डायरेक्ट हार्मोन को कहाँ मिला देती है, रक्त में मिला देती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को क्या करती है, डायरेक्ट रक्त में मिला देती हैं। अब देखो, यदि वो हार्मोन को क्या कर रही हैं, रक्त में मिला रही हैं, तो उसमें नलिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो डायरेक्ट ही मिला रही हैं। यदि डायरेक्ट ना मिलाती तो नलिका की जरूरत पड़ती। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, नलिका विहीन, यानी कि इसमें नलिका की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को डायरेक्ट कहाँ मिला देती हैं, रक्त में मिला देती हैं, इसलिए इसमें क्या है, नलिका की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, सबसे पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या बात करी। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, हार्मोन को डायरेक्ट किस में मिला देती हैं, रक्त में मिला देती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, नलिका विहीन होती हैं, नलिका के बिना होती हैं। अब जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या होगी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से उल्टी होंगी। कैसे, देखो, अब क्या बच गया, हमारा एंजाइम बच गया। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। अब देखो एंजाइम, देखो एक होती है लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम हमारा कहाँ पे पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और लार क्या करती है, लार है वो जीवाणुओं का क्या करती है, भक्षण करती है। क्या करती है, जीवाणुओं का भक्षण। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। तो चबा चबा के खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जब हम चबा चबा के खाते हैं तो जो हमारी लार है वो क्या कर देती है, जीवाणुओं का भक्षण कर देती है। अब ये जीवाणु होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं लाइसोजाइम। क्या होती हैं, लाइसोजाइम जीवाणु। कौन से, लाइसोजाइम। जीवाणुओं का नाम क्या होता है, लाइसोजाइम। अब देखो, अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी उसमें तो किसकी जरूरत पड़ती थी, उसमें नलिका की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होगा, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिका की जरूरत पड़ेगी। तो लिख लो इसमें क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होती है, नलिका की जरूरत होती है। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, इसमें नलिका होती है। तो ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में डिफरेंस थे जो आपने पढ़ लिए हैं। अब देखो, एक होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि ये वो कैसी ग्रंथि होती है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। कैसी, एंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। और एक्सोक्राइन का मतलब क्या हो गया, बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी। ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या हो गया, बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और एक्सोस्रावी दोनों ही ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाएं। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण बताओ, तो कौन हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो, अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन। और मैंने जब आपको पेट के बारे में पढ़ाया था, पेट को क्या बोलते हैं, आमाशय।
आमाशय से क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। तो ये पाचन में काम आता है, पूर्ण पाचक रस या फिर अग्नाशय रस। अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशय रस। अब हम पढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में। हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, और एक एक के बारे में हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बारे में पहले तो मैं आपको एक डायग्राम के बारे सहायता से समझा रहा हूँ, फिर हम इसके बारे में एक एक के बारे में लिख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा आ गया ऊपर का भाग, यानी कि हमारी खोपड़ी। खोपड़ी में देखो कितनी हड्डियां होती हैं। एक तो आपकी हड्डी होती है, एक आपकी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। तो ये कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि। ये यहाँ पे आपकी होती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। और इसी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और ये कैसी है, सबसे छोटी। तो आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई जो मनुष्य होते हैं वो सबसे छोटे रह जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, बोनापन। बोनापन कहते हैं, जो छोटे रह जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, बोनापन। तो बोनापन और विशाल का शरीर वो किसकी वजह से होता है, वो जो हमारा होता है वो पीयूष ग्रंथि की सहायता से ही होता है। अब देखो, जो ये आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क से पिछली साइड में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। अब इसी ग्रंथि को क्या कहते हैं, इसी ग्रंथि को मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस क्या बोलते हैं इसको, मास्टर की मास्टर ग्रंथि। और इसी ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं मतीरे की राड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मतीरे की राड। तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो, हाँ, प्यार व्यार वगैरह वाला काम होता है वो किस में होता है, इसी ग्रंथि में होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मतीरे की राड ग्रंथि। तो ये ग्रंथि क्या काम करती है, ये इमोशंस पे कंट्रोल करती है, यानी कि प्यार पे कंट्रोल करती है, टेम्परेचर पे कंट्रोल करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है, प्यार और टेम्परेचर पे कंट्रोल वो करती है हमारी मतीड़े की राड़ वाली ग्रंथि। तो उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा एक ग्रंथि और पाई जाती है मस्तिष्क के पिछली ओर साइड। मस्तिष्क के पिछली साइड एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है, पीनियल ग्रंथि। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आपकी जो आपकी नींद है या जाग है वो सुबह सुबह 5 बजे खुलती है, तो वो फिक्स 5 बजे खुलने लग जाती है। और यदि आपको हगटन आता है, टॉयलेट आती है, तो वो हमेशा 5 बजे या 5:30 आएगी। तो वो फिक्स ना तो 5:25 होगा ना 5:35 होगा, वो फिक्स 5:30 ही आएगी। तो वो किस कारण आती है, वो आपके मस्तिष्क में भी एक क्या होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, उसी के कारण होता है। इसीलिए इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, जैविक क्लॉक। तो हमारे मस्तिष्क में एक क्लॉक पाई जाती है, जो ग्रंथि है वो एक क्लॉक की तरह कार्य करती है, यानी कि क्लॉक यानी कि घड़ी की तरह कार्य करती है। तो उस ग्रंथि का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जैविक क्लॉक। तो ये हमारी 3 ग्रंथियां हो गई। और मस्तिष्क में हमारी सर्वाधिक ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, 3 ग्रंथियां। कौन कौन सी, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। अब देखो, अब कहाँ आ गया, अपने नीचे गले की तरफ। कहाँ आ गए, नीचे गले की तरफ। अब देखो, ये आपका क्या है, गला। तो गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है गले में, थायराइड ग्रंथि। तो जो ये थायराइड ग्रंथि है, ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी, थायराइड ग्रंथि। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, लीवर। लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यदि क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। तो देखो, ये गला है, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है एच। तो ये जो गले की ग्रंथि है, इसका आकार कैसा होता है, एच आकार की होती है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एच आकार की ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि वो आपकी कैसी होती है, एच आकार की होती है। अब देखो, मैंने यहाँ पे गले की साइड में यहाँ पे 2 डॉट बनाए हुए हैं और इस साइड भी 2 डॉट बनाए हुए हैं। तो ये आपकी ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि है, ये इस ग्रंथि का नाम है, इसका नाम तो थायराइड था, तो ये कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड। कौन सी हो जाएगी,
पैराथायराइड ग्रंथि। अब ये देखो, एक जोड़ी इस साइड पाई जाएगी, एक जोड़ी इस साइड, तो क्या कितनी जोड़ी होगी? 2 जोड़ी। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि? वो हमारी बॉडी में 2 जोड़ी पाई जाती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त में कैल्शियम का कंट्रोल करना। और कैल्शियम का किस में पाया जाता है? हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और जो रक्त में कैल्शियम है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है पैराथायराइड ग्रंथि। रक्त में कैल्शियम को कंट्रोल कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद आ गई हमारी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का क्या काम होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? आपकी ये जो हार्ट है, आपका जो दिल है, दिल के सामने एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि क्या काम करती है? हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करती है। और ये जो थाइमस ग्रंथि है, ये उम्र के साथ साथ क्या करती है? सिकुड़ती रहती है। उम्र के साथ साथ सिकुड़ती रहती है, यानी कि बच्चों में क्या है? बच्चों में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो थाइमस ग्रंथि की जो लेंथ है वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो आपने देखा होगा, जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं, तो थाइमस ग्रंथि है वो हमारा क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो सिकुड़ती जाती है। सिकुड़ेगी तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत, उसमें कमी होती जाएगी। तो बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा बीमार होते हैं। उसके बाद हमारी एक यहाँ पे जो ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अग्नाशय ग्रंथि वो कैसी ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्रंथि है, यानी कि उसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों मिक्स होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्रंथि। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो दोनों हो, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती हो, तो वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। और उसके बाद आपके आगे एक जो आपकी गुर्दे होते हैं, जो आपकी किडनी होती है, किडनी से ऊपर की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? एड्रिनलिन हार्मोन है वो उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। अब ये नीचे की ओर जो आपकी ग्रंथियां होती है इनका नाम है जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि जैसे मादा में पाई जाएगी तो उसको मादा जनन ग्रंथि बोलेंगे, जो नर में पाई जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? नर जनन ग्रंथि बोल देंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रंथियां जो मैंने आपको डायग्राम की सहायता से बता दी है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? आपको मैंने सभी ग्रंथियां करा दी है। तो देखो, शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाएगी इसका आपने आंसर करना है। तो अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम एक एक ग्रंथि को उसके बारे में लिख लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को अपने कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 3 ग्रंथियां पाई जाती है। और मैक्सिमम ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर। मैक्सिमम ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर। और कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे पीयूष ग्रंथि, दूसरे नंबर पे हाइपोथैलेमस, तीसरे नंबर पे पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और किस लिए बोलते हैं इसको मास्टर ग्रंथि? इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। वैसे ही मास्टर क्या करता है क्लास में? मास्टर सभी बच्चों को नियंत्रण करता है। और वैसे ही जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करती है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। और ये क्या है? ये हमारी शरीर की सबसे छोटी, कैसी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो हमारा शरीर है कई बार बौना रह जाता है या किसी का ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? वो इसी ग्रंथि के कारण होता है। बौनापन और विशालकाय शरीर किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। अब आ गई आपकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं? मतीरे की राड बोलते हैं, क्योंकि इसमें फीलिंग और टेम्परेचर, प्यार व्यार वाला काम इसी में रहता है। तो फीलिंग और टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करती है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, फीलिंग और टेम्परेचर को कंट्रोल। और इसी को ही हम क्या करते हैं? इसी को ही हम मास्टर की मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर की मास्टर ग्रंथि। उसके बाद आपकी आ गई पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जैविक ग्रंथि, जैविक घड़ी। मैंने आपको बताया था कि जब आपको हगटन वगैरह आता है वो फिक्स टाइम इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो ग्रंथि है ये घड़ी की तरह काम करती है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं तीसरी आंख। क्या बोलते हैं? तीसरी आंख। और इसी को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। इसी को भी क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके कारण क्या रहता है? कई बार शरीर क्या होता है?
बोना रह जाता है और कई बार शरीर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे। यदि ज़्यादा निकल गया तो क्या हो जाएगा? यदि कम रहेगा तो वो बोना हो जाएगा, और यदि ज़्यादा निकल गया तो वो क्या हो जाएगा? विशालकाय शरीर हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो विशालकाय शरीर, वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो विशालकाय शरीर हो जाएगा, कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? बोनापन हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें से एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। जैसे अपने पानी वगैरह पीते हैं, उसका संतुलन कौन बनाए रखता है? यही जो पीयूष ग्रंथि है और उसमें से निकलने वाला हार्मोन है, ये क्या काम करता है? जल का संतुलन बनाए रखता है। अब देखो, अपने जैसे बाथरूम आता है, बार बार मूत्र विसर्जन होता है, तो वो किस लिए होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, ये क्या होती है? एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? डायबिटीज इंसिडिपस। ये कौन सी बीमारी होती है? जैसे आपने देखा होगा मधुमेह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मधुमेह। जब शुगर हो जाती है तो बंदे को क्या होता है? बार बार मूत्र आता है, तो वो मूत्र का विसर्जन करता रहता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिडिपस। ठीक है, इंसिडिपस किसको बोलते हैं? ये मधुमेह को। अब देखो, ये जो फ्यूज ग्रंथि के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ग्रंथि पे, थायराइड ग्रंथि। और मैंने इनको डायग्राम की सहायता से भी आपको समझा रखा है। अब आपको मैं ओनली नोट डाउन करा रहा हूँ जो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। तो थायराइड ग्रंथि है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? थायराइड ग्रंथि एक तो क्या होती है? एच आकार की होती है, और कहाँ पे पाई जाती है? हमारे गले में पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया था, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। और आयोडीन की कमी हो जाती है, उससे कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग होता है। और जो घेंगा रोग होता है वो इसी में ही होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन को कैसे लिखते हैं? I2 से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है, या घेंगा रोग होता है। वो किसकी कमी से होता है? नमक की कमी से हो जाता है। आयोडीन किसको बोलते हैं? नमक। और ये थायराइड ग्रंथि है, ये क्या करती है? उपाच्यी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? उपाच्यी क्रियाओं का नियंत्रण। अब आपका नेक्स्ट वाला आ गया। नेक्स्ट क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि है, मैंने आपको बताया था जो गला है आपका, ये गला है, गले के पास ये दो डॉट लगा के दिखाए थे मैंने। एक जोड़ी ये होगी और एक जोड़ी ये होगी। तो हमारी जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये कितनी पाई जाती है बॉडी में? ये पाई जाती है 2 जोड़ी। कितनी पाई जाती है? 2 जोड़ी। और ये पैराथायराइड क्या करती है? ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है। शरीर में हमारे जो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है। अब पैराथायराइड में ना एक हार्मोन पाया जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कहाँ होता है? पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। तो इसमें कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है? तो वो आ जाएगा आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया हमारा थाइमस ग्रंथि। अब थाइमस ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। थाइमस ग्रंथि क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और उम्र के अनुसार ये क्या होती है? सिकुड़ती रहती है। देखो, सबसे पहले इसमें थाइमस ग्रंथि में क्या बात आपको ध्यान में रखनी है? उम्र के अनुसार क्या करती है? ये सिकुड़ती है। और क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इसी कारण बीमार हो जाते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उसकी थाइमस ग्रंथि क्या होती है? सिकुड़ती जाती है ना? थाइमस ग्रंथि सिकुड़ती जाती है तो वो ज़्यादा बीमार होते हैं। अब देखो, अब जो हमारी थाइमस ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि जो अपना दिल है ना, दिल के सामने की ओर। मैंने जब आपको डायग्राम बनाया था तो मैंने बताया था। अब देखो, अब प्रतिरक्षा तंत्र से मुझे क्या याद आया? प्रतिरक्षा तंत्र से मजबूत याद आया मुझे WBC मुझे कैसे याद आ गया? प्रतिरक्षा तंत्र से। और WBC भी क्या करती है? हमारी रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देती है ना? रोगों से हमें क्या करती है? लड़ने की क्षमता कौन देती है? WBC देती है। इसीलिए हमारे देश का सैनिक कौन है? हमारा देश का सैनिक क्या करता है? वो हमारे देश की रक्षा करता है। और WBC क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो WBC को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का सैनिक। WBC को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का सैनिक। और WBC में क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइड। WBC में क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइड। और जिस लिम्फोसाइड का पालन पोषण थाइमस ग्रंथि में होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं T लिम्फोसाइड। जिसका पालन पोषण थाइमस ग्रंथि में होता है उसको क्या बोलते हैं? T लिम्फोसाइड। और जब आपको एड्स रोग हो जाता है तो वो सीधा अटैक किस पे करता है?
टी लिम्फोसाइट पे। एड्स सबसे पहले किसको ठोकता है? एड्स सबसे पहले आगे किसको ठोकता है? टी लिम्फोसाइट को ठोकता है। तो ये आपकी थी थाइमस ग्रंथि में महत्वपूर्ण बातें। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे रोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उसको बोलेंगे सिंड्रोम। और HIV में ऐसा एड्स में कौन सा वायरस होता है? रेट्रोवायरस में भी कौन सा? HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब आपकी नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी आ गई? एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। अब देखो इसको इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब क्या है कि मान लो कि आप जा रहे हो रास्ते पे, तो रास्ते में आपके सामने क्या आ गया? शेर आ गया। रास्ते में आपके सामने क्या हो गया? शेर आ गया। या तो आप वहां से भाग लोगे या फिर आप मर जाओगे। तो आपको ये क्या करती है? तनाव के समय एक्टिव करती है। तनाव के समय एक्टिव कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट बनता है कि एड्रिनल ग्रंथि का क्या काम है? तनाव के समय एक्टिव ग्रंथि क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। और एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है? एड्रिनलिन हार्मोन। और ये एड्रिनलिन हार्मोन है, ये कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को अपने इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है। करो या मरो बोलते हैं अपने, करो या मरो हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को। करो या मरो हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि मैंने आपको क्या बताया था? आपके जो गुर्दे रहते हैं, जो आपके गुर्दे रहते हैं, उसके ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। अब जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसका जो अंदर का भाग होता है ना, उसको तो क्या बोलते हैं? मेडुला। जो अंदर का भाग होगा उसको बोलते हैं मेडुला। और जो बाहर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। ठीक है। बाहर के भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। और जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? वो आपका मेडुला से निकलता है। और जो बाह्य भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। करो या मरो हार्मोन किसको बोला जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो ग्रंथियां हैं, वो आपकी लास्ट वाली रहेगी जनन ग्रंथियां। अब देखो, अब जनन ग्रंथियों में क्या होगा? नर जनन ग्रंथि होगी, जो नर में पाई जाएगी तो वो नर जनन तंत्र बोलेंगे इसको। जो मादा में पाई जाएगी तो मादा जनन तंत्र बोलेंगे। अब जो ग्रंथियां पाई जाती है, तो यदि वो लड़की होगी तो लड़की में मादा जनन तंत्र पाया जाएगा, और यदि वो लड़का होगा तो उसमें नर जनन तंत्र पाया जाएगा। अब देखो मेल में क्या होता है? मेल में जो नर जनन ग्रंथियां होती है वो होती है टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। उसको हिंदी में आपको क्या बोलते हैं? वर्षण। अब जो टेस्टिस से हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं किसको? जो टेस्टिस से जो हमारा हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो हमारे बाथरूम में गंध वगैरह आती है ना, वो किसी कारण आती है? वो बाथरूम में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही आती है। आपने देखा होगा कि जो कुत्ता वगैरह होता है, कई बार क्या होता है आपके मोटरसाइकिल के ऊपर क्या कर जाता है? बाथरूम कर जाता है ना। बाथरूम कर जाता है तो उसके बाथरूम में क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो उसमें क्या आती है? गंध आती है। अब जब आप अपने बाइक को स्टार्ट करके दूसरे एरिया में लेके जाते हो तो वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं। तो वो क्या किससे पहचान करते हैं? वो सोचते हैं कि हमारे एरिया में कोई कुत्ता आ गया है। वो उनको जो आपकी बाइक के ऊपर जो कुत्ता बाथरूम करके गया था उसकी गंध ले रहे हैं। उस गंध से उनको क्या पता लगता है कि हमारे एरिया में कोई कुत्ता आ गया। बट रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में कुत्ता नहीं है, वो आपकी बाइक के ऊपर जो कुत्ता है वो पेशाब कर गया, उसी की वजह से वो समझ जाते हैं। और इसके अलावा जो नर जनन ग्रंथियां हैं इससे क्या निकलते हैं? शुक्राणु निकलते हैं। और जो शुक्राणु है वो किस में मदद करते हैं? प्रजनन में। जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसकी हेल्प, उसमें हेल्प कौन करता है? जो शुक्राणु है वो हमारे बेबी प्रजनन में हेल्प करते हैं। और फीमेल में क्या पाई जाती है? फीमेल में मादा जनन ग्रंथियां पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ओवेरी या फिर अंडाशय। इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो है, एक तो है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक है रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है? जब पीरियड्स आता है ना, पीरियड्स के टाइम में जो हार्मोन मदद करता है वो कौन सा होता है? वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन तो क्या हो गया? पीरियड्स के समय मदद करने वाला हार्मोन। जो प्रोजेस्टेरोन से क्या याद रखो? प्रोजेस्ट से क्या याद रखो? प्रोटेक्ट करेगा। अब जो मादा में जब बच्चा होने वाला होता है तो बच्चे की रक्षा में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये किस लिए होता है? ये मांसपेशियों में खिंचाव में सहायक होता है। क्या करता है ये? मांसपेशियों में
जो खिंचाव है उसके लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? लेक्सिन हार्मोन। आपने देखा होगा कि जब मादा जो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है, उसमें रेक्सिन हार्मोन होता है, वो बहुत सहायक रहता है। तो जब उसमें बेबी का प्रोडक्शन होगा, बेबी वो बाहर निकलेगा, तो उसमें मांसपेशियों में खिंचाव आएगा ना, तो मांसपेशियां जो लेक्सिन हार्मोन है उस टाइम क्या करता है, उस टाइम वो मदद करता है। और जो कई बार डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर उनको दवाई देते हैं ना, जो लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो वो ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं कि उसमें लेक्सिन हार्मोन को ख़त्म करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो कईयों में लेक्सिन हार्मोन ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता। मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होएगा तो क्या होगा, जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो डिलीवरी उसमें नॉर्मल नहीं होती है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो यही था आपका लेक्सिन हार्मोन, और आपको मैंने ग्रंथियों के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी ग्रंथियाँ अच्छे से समझ में आई होगी। आपको डायग्राम से सब कुछ मैंने बता दिया था, समझा दिया था, और उसके बाद मैंने आपको नोट डाउन भी करवा दिया है। और यही थी आपकी ग्रंथियों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।